हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अध्याय 3 कक्षा 11वीं, विषय भौतिकी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर दोस्तों, बहुत ही बेसिक और बहुत ही जानदार शानदार चैप्टर है दोस्तों। चैप्टर की शुरुआत में हम पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे। यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स क्या होता है, इसकी ब्रांचेस को हम समझेंगे। स्थितिकी अर्थात स्टैटिक्स और गतिकी अर्थात डायनेमिक्स। फिर इसकी एक सहायक शाखा जो कि है शुद्ध गतिकी, जिसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो ये सब क्या होता है ये हम समझेंगे। साथ ही साथ आज हम समझेंगे निर्देश तंत्र अर्थात फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें हम देखेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र अर्थात नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये यांत्रिकी क्या है अर्थात मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स अर्थात यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बल, पिंडों की गति, उनमें पारस्परिक संबंध क्या है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी कोई पिंड किस तरह से गति करता है, गति कर रहा है तो उसमें कौन कौन से बलों का हाथ है, कौन कौन से बलों के अंतर्गत वो गति कर रहा है। अब गति कर रहा है तो उसमें किस समय पर उसकी स्थिति क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम यांत्रिकी में समझते हैं। मशीनें किस प्रकार कार्य करती हैं, मशीनों की कार्य प्रणाली के बारे में हम समझेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यांत्रिकी की चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे कि अब रॉकेट जैसे लॉन्च किया जाना है, रॉकेट प्रोपल्सन का थ्योरी हम समझेंगे। रॉकेट को किस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है, सैटेलाइट किस प्रकार गति करता है, किस तरीके से वायुयान गति करता है, गाड़ी, मोटर, ट्रेन, ये सब किस नियमों के आधार पर चलती हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं हम लोग मैकेनिक्स में समझेंगे दोस्तों। मैकेनिक्स की दो शाखाएं हैं, स्थितिकी अर्थात स्टैटिक्स और गतिकी अर्थात डायनेमिक्स। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्थितिकी अर्थात स्टैटिक्स में हम ऐसे पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं जो विरामावस्था में है। अर्थात स्थितिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विरामावस्था की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे एक खास बात दोस्तों, अगर कोई वस्तु विराम में है, ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता, क्योंकि विराम में है इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करते, बल्कि वास्तव में उस पर बल तब भी कार्य करता है, कोई और नहीं तो कम से कम जिस वस्तु जहाँ पर रखी है, जिस तल पर रखी है, उस तल के द्वारा मिल रहा प्रतिक्रिया बल तो वहाँ पे कार्य करता है दोस्तों, है ना भाई। इसको मैं अगर फोटो को अगर अच्छे से बनाऊँ, एकदम हॉरिजॉन्टल बनाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी टेबल पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, लकड़ी का गुटका रखा हुआ है या कांच का गुटका रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका खुद का वजन नीचे की तरफ कार्यरत होगा। और जिस तल पर, जैसे टेबल के तल पर वो रखा है, तो टेबल के तल द्वारा उसको रिएक्शन फोर्स दिया जा रहा है, प्रतिक्रिया बल दिया जा रहा है, वो आर ऊपर की तरफ कार्य करेगा। हाँ, ये सत्य है कि भाई दोनों बल बराबर हैं, विपरीत दिशा में हैं, तो इसलिए हमको ये नज़र आता है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, इसलिए वो हमको विरामावस्था में वो वस्तु दिख रहा है, ठीक है। तो वस्तु विरामावस्था में, इसका मतलब ये है कि उस पर कार्य कर रहे सभी बलों का परिणामी शून्य है। परिणामी मतलब रिजल्टेंट, यानी कि सबको टोटल मिला करके प्लस माइनस करके टोटल 0 मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो वो वस्तु किस में रहेगी, फिर विरामावस्था में रहेगी। तो इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्थितिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को संतुलन में रखने वाले बलों के प्रभाव के अधीन उस वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसी वस्तु को संतुलन में रखने वाले मतलब उस वस्तु पर बल लग तो रहे हैं, परंतु वो सारे बल मिल करके उस वस्तु को संतुलन में रखते हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में उस वस्तु की गति का अध्ययन जो हम करते हैं, तब इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं स्थितिकी। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जो सेकंड ब्रांच है यांत्रिकी की। एक शाखा तो हो गई स्थितिकी, और जो इसकी दूसरी शाखा है गतिकी, जिसको हम डायनेमिक्स कहते हैं। अब नाम से ही स्पष्ट है, तो गतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत गति को उत्पन्न करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि गतिकी मतलब कि समझ जाइए कि कोई ऑब्जेक्ट है, अब गति को उत्पन्न करने वाले कारक मतलब उसमें कुछ ऐसे कारक या ऐसे फोर्स काम कर रहे हैं जो उस वस्तु में गति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और उन कारकों को हमको ध्यान में रखना है, उन कारकों की वहाँ पे चर्चा होगी। कारकों को ध्यान में रखते हुए उस वस्तु में जो गति उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उस वस्तु में जो गति उत्पन्न हो रही है तो उस गति को उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उस सभी को ध्यान में रखते हुए अगर हम वस्तु की गति का अध्ययन करें तब उस शाखा को हम लोग बोलते हैं गतिकी यानी कि डायनेमिक्स। और इसी की एक सहायक शाखा है शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स। इसमें फ़र्क बस इतना है कि हम उस वस्तु की गति का अध्ययन तो करते हैं परंतु उस गति को उत्पन्न करने वाले कारकों को हम ध्यान में नहीं रखते, यानी कि कारकों को ध्यान में रखे बिना। कौन से कारक? जो उस वस्तु को गति प्रदान करते हैं, ठीक है। वस्तु को गति प्रदान करने वाले कारकों को ध्यान में रखे बिना, ठीक है, उस वस्तु की गति का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो है काइनेमेटिक्स अर्थात शुद्ध गतिकी। दोस्तों अब हम चलते हैं निर्देश तंत्र पे, ठीक है। अब निर्देश तंत्र क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठ करके गति कर रहा है, अर्थात वो ट्रेन में बैठा हुआ है। अब मान लीजिए वो किसी सिक्के को उछाले ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सिक्का पुनः उसके हाथ में नीचे गिरेगा, है ना भाई। परंतु सड़क पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, सड़क पे कोई व्यक्ति खड़ा है जो कि विराम अवस्था में है और वो अपने सामने जाती हुई ट्रेन को देख रहा है जिसके अंदर वो व्यक्ति बैठा है जो सिक्के को ऊपर उछाल रहा है। तो देखो, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जब सिक्के को उछालेगा तो सिक्का उछलेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, वापस उसके हाथ में। अर्थात उस व्यक्ति को जो कि ट्रेन के अंदर बैठा है, उस सिक्के की गति सरल रेखीय प्रतीत होगी, यानी उस व्यक्ति को ये लगेगा कि भाई सिक्का तो ऊपर गया सरल रेखा में और ऊपर से नीचे आया और मेरे हाथ में गिरा, अर्थात उस सिक्के की गति उस व्यक्ति को सरल रेखीय लगेगी। परंतु जो व्यक्ति बाहर खड़ा है, ट्रेन के बाहर खड़ा है और वो यदि उस वस्तु को देख रहा है, तब उस व्यक्ति को जो कि बाहर खड़ा है, ठीक है, उस सिक्के की गति, ठीक है, यहाँ पे वस्तु कौन है, वो सिक्का, ठीक है, तब वो बाहर खड़े व्यक्ति को उस सिक्के की गति सरल रेखीय प्रतीत नहीं होगी दोस्तों, बल्कि परवलयाकार मार्ग में गति करती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों किसी भी वस्तु की स्थिति को बयां करने के लिए, ठीक है, किसी भी वस्तु की स्थिति की व्याख्या करने के लिए हमें एक तंत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसके सापेक्ष हम उस वस्तु की स्थिति को बतलाते हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु की स्थिति हमेशा सापेक्षता बताई जा सकती है। अब जैसे कि मान लीजिए ये एक पेन है, ठीक है, अब मैं इस तरफ रखूं तो मैं कहूँगा कि भैया मेरे लिए ये पेन राइट साइड में है। अगर कोई व्यक्ति मेरे ठीक अपोजिट उस तरफ बैठा होगा, सामने की तरफ, ठीक है, इस तरफ मुंह करके बैठा होगा, तो आप समझ लीजिए कि ये पेन, ठीक है, जैसे मेरे राइट साइड है तो उसके लिए वो लेफ्ट साइड होगा, मेरे लिए अगर लेफ्ट साइड है तो सामने वाले के लिए राइट साइड होगा। अब आप कहेंगे सर इसमें सही कौन गलत कौन, तो वास्तव में हम दोनों सही हैं, क्योंकि वो अपने तरफ से बोल रहे हैं, हम अपने तरफ से व्याख्या करके बोल रहे हैं, है ना भाई। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई बस है, अब बस में सारे यात्री बैठ कर के यात्रा कर रहे हैं और सड़क पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उस व्यक्ति को उस बस के सारे यात्री यात्रा करते हुए दिखेंगे, यानी उसको लगेगा सब के सब ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। परंतु बस के यात्री अगर आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो उनको लगेगा कि भैया वो सामने वाला तो वहीं बैठा है, हम तो यहीं बैठे हैं, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष वो रुके हुए होंगे, ठीक है। मान लीजिए दो दोस्त साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, अब साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे के अगल बगल दोनों की स्पीड सेम है, ठीक। अब आप कुछ क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को बगल, जो कि ठीक बगल में है, अब वो उसके बगल में ही रहेगा क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, तो ऐसा लगेगा कि मानो वो चल ही नहीं रहा है। दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में है, अर्थात वो चल ही नहीं रहे, लेकिन वास्तव में वो चल रहे हैं। किसके सापेक्ष? सड़क पर खड़े हुए किसी व्यक्ति के सापेक्ष वो दोनों चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि भाई मैं यहाँ पे इस कक्ष में बैठा हूँ, इस रूम में बैठा हूँ और एकदम शांत चुपचाप बैठा हूँ, तो मैं विराम में हूँ। किसके सापेक्ष विराम में हूँ? अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष विराम में हूँ,
ठीक है। अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु है, ठीक है, चलिए पृथ्वी पर कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर वो बिल्डिंग तो स्थिर है, वो तो बिल्डिंग है बिल्कुल, वो तो एकदम दृढ़ रूप से वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो पृथ्वी पर वो जो बिल्डिंग है वो तो विराम है। तो दोस्तों वो किसके सापेक्ष विराम है? वो उस पृथ्वी के सापेक्ष विराम है, यानी कि वो क्योंकि पृथ्वी पे दृढ़ रूप से खड़ी है ना दोस्तों, तो पृथ्वी की जो अन्य वस्तुएं जैसे आसपास की जो बिल्डिंग्स हो गई उसके सापेक्ष वो विराम में है। परंतु पृथ्वी के जो बाहर की वस्तुएं हैं, जैसे बाहर के जो दूसरे ग्रह या दूसरे उपग्रह, उनके सापेक्ष वो बिल्डिंग विराम में नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो बिल्डिंग किस में है? पृथ्वी में है। और पृथ्वी खुद घूम रही है ना भाई, खुद भी मतलब गोल मतलब घूर्णन गति भी कर रही है और वृत्तीय गति भी कर रही है, अर्थात वो खुद के चारों ओर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। ऐसे स्थिति में अगर कोई अगल बगल वाले ग्रह पर खड़े होकर कोई व्यक्ति उस बिल्डिंग को देखेगा, ठीक है, वैसे दूर से तो वो बिल्डिंग दिखेगी भी नहीं, क्योंकि मतलब पृथ्वी इतनी बड़ी है, फिर भी मान लो अगर पॉसिबल हो, अगर मान लो वो देख पाता है, तो आप सोचिए उसको बिल्डिंग घूमती हुई दिखेगी, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी में ही वो बिल्डिंग है, इसलिए वो बिल्डिंग उसको, जो दूर वो आदमी जो खड़ा है दूसरे ग्रह पर, उसको वो घूमती हुई दिखाई देगी। क्यों? जबकि बिल्डिंग तो स्थिर है, लेकिन स्थिर किस में है? वो पृथ्वी में है, ठीक है। तो पृथ्वी पर अन्य जो बिल्डिंग है या अन्य जो व्यक्ति हैं उनके सापेक्ष वो भले स्थिर में होगी। तो इसलिए ना गति या विराम, ये सारी चीज़ें ना, ये सब सापेक्षता होती है। किसी चीज़ के सापेक्ष कोई, मतलब किसी व्यक्ति के सापेक्ष कोई चीज़ स्थिर तो हो सकता है, दूसरे के सापेक्ष वही वस्तु गतिशील हो जाए। तो ये सारी चीज़ें सापेक्षता होती है दोस्तों, ठीक है। तो निर्देश तंत्र किसको बोलते हैं? वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्देश तंत्र, ठीक है। निर्देश तंत्र को समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले अपन एक मूल बिंदु ओ ले लेते हैं और इससे गुजरते हुए 3 अक्ष आप देख सकते हैं, और ये जो ओ है दोस्तों, ठीक है, इस बिंदु पर आप प्रेक्षक को समझ सकते हैं, यानी कि प्रेक्षक जो ऑब्जर्वर है ना, वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और इसी के सापेक्ष हम बाकी चीज़ों की स्थितियों को नापेंगे। जैसे बिंदु P है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्थिति सदिश, यहाँ से मान लो यहाँ का R वेक्टर है, ठीक है, उसके निर्देशांक x, y, z है। बिंदु O से 3 अक्ष आप देख सकते हैं, परस्पर लंबवत अक्ष, ठीक, OX, OY, OZ। अब ये बिंदु P जहाँ जहाँ भी जाएगा उसके सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष उसकी स्थिति अपन नापते जाएंगे, ठीक है। तो ये इस रूप में हम लोग निर्देश तंत्र को डिफाइन करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति के नियमों का पालन होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में पालन नहीं होता है, ठीक है। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र है क्या चीज़? उस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय कहते हैं जो या तो स्थिर हो या फिर अगर गतिमान हो तो वो एक समान गति में गतिमान हो, तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है, त्वरित गति मतलब बदलते हुए वेग से अगर वो गति करे, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में उस निर्देश तंत्र को हम लोग बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति के नियमों का पालन नहीं होता दोस्तों, ठीक। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कुछ स्मरणीय बातें, भौतिकी के सभी मूल नियम जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ही बनाए जाते हैं। सभी मूल नियमों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समदैशिक गुण होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का नियम लागू होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिमान है तो उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी, ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए वास्तविक बल लगाना पड़ता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जड़त्वीय निर्देश तंत्र में खास बातें हैं। तो दोस्तों ये इनके बीच अंतर भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक। और अब दोस्तों हम एक बल के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा बल जो वास्तव में वस्तु पर लगता तो नहीं है लेकिन निर्देश फ्रेम के त्वरित होने के कारण वस्तु पर कार्यरत प्रतीत होता है। ऐसे बल को कहते हैं छद्म बल। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, जब कार में सवार व्यक्ति जब कार को किसी मोड़ पर तेजी से मोड़ता है तो वह उस मोड़ के केंद्र से दूर की तरफ उसको एक
धक्का या एक खिंचाव महसूस होता है। जो खिंचाव मतलब किस तरफ खिंचाव, केंद्र से दूर की तरफ, यानी वो केंद्र से दूर की तरफ उसको एक ऐसा लगता है कि मैं केंद्र से दूर की तरफ फेंका रहा हूँ, यानी कि वो उस तरफ जो है वो उसको बल लगता हुआ महसूस होता है, जबकि वहाँ पर कोई बल लगा नहीं रहा होता है। तो ऐसे बल को अपन बोलते हैं छद्म बल। ठीक है, तो उसका कारण क्या है दोस्तों कि जैसे ही वो कार को मोड़ता है ना, तो उसके शरीर का, उस व्यक्ति के शरीर का निचला हिस्सा उस कार के साथ मुड़ जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जो है जड़त्व के कारण उसी दिशा में गतिमान रहता है। तो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उस पर एक बल कार्य कर रहा है, जो उसको वृत्तीय मार्ग के केंद्र से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में यही छद्म बल का ही कंसेप्ट है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में पिंड एक छद्म बल का महसूस करता है, छद्म बल को अनुभव करता है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपने जो एग्जाम्पल हमने जिस एग्जाम्पल की चर्चा की उसको आपने स्वयं में महसूस किया होगा कि जैसे अपन मान लो बस में बैठे हैं और बस ड्राइवर मान लो बस को किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मोड़ता है, तो जितने ज़्यादा तेज़ी से वो मोड़ेगा, जितनी ज़्यादा स्पीड से, यही कहिए कि वो मोड़ जितना ज़्यादा तीक्ष्ण होगा, हम उतने ज़्यादा एक बल का अनुभव करते हैं जो हमको मोड़ के अपोजिट ले जाने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि हम उससे दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसी को छद्म बल बोलते हैं और वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में उस ऑब्जर्वर को महसूस होता है दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये कंसेप्ट। तो आज के वीडियो में हमने समझा यांत्रिकी की शाखाएं, निर्देश तंत्र, जिसमें हमने देखा जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है दोस्तों, निर्देश तंत्र को हम लोग इस तरीके से व्यक्त करते हैं दोस्तों। अगली कक्षा में हम देखेंगे विराम और गति में वस्तुएं। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एकविमी, द्विविमी एवं त्रिविमी गति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।